हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं बात करने वाली हूँ हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। और हिंदी सब्जेक्ट में आज हम बात करेंगे क्रिया के बारे में। दोस्तों, क्रिया के बारे में बात करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें, ऑल वाली प्रेस कर लें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ लाइक ज़रूर करें हमारे वीडियो पर। आइए चलते हैं, पढ़ते हैं आज यहाँ पर क्रिया। तो दोस्तों, क्रिया क्या होता है? क्रिया का अर्थ होता है करना। तो दोस्तों, क्रिया का मीनिंग तो हमने समझ लिया। आइए अब जानते हैं क्रिया की परिभाषा के बारे में। तो दोस्तों, क्रिया क्या है? जहाँ पर किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया हम कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम वर्ब कहते हैं। आप सब इसको नोट कर लें। वर्ब को ही हिंदी में हम क्रिया के रूप में पढ़ते हैं। आइए चलते हैं, जानते हैं क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के भेद यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले क्रिया का पहला भेद वो क्या है। पहला भेद है रचना के आधार पर। तो दोस्तों, रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती हैं? तो दो प्रकार की होती हैं। पहला हमारा है मूल क्रिया और दूसरा है हमारा यौगिक क्रिया। दोस्तों, पहला हमारा मूल क्रिया है, दूसरा यौगिक क्रिया है। और यौगिक क्रिया के अंतर्गत ही ये जो आगे के टाइप हैं ये आते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं यौगिक क्रिया के अंतर्गत कौन कौन से हैं। पहला है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है नाम धातु क्रिया और चौथा है अनुकरणात्मक क्रिया। ये चार जो क्रिया हैं ये यौगिक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं, हमने रचना के आधार पर बात कर ली, अब कर्म के आधार पर बात करते हैं। तो दोस्तों, कर्म के आधार पर जो क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन सी? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो दोस्तों, इस क्लासिफिकेशन को, यानी कि ये जो भेद हमने लिखे क्रिया के, इसका आज हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, डिटेल में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रचना के आधार पर क्रिया। तो रचना के आधार पर क्रिया जो थी वो पहली थी मूल क्रिया। और मूल क्रिया क्या होती है आइए जानते हैं। मूल क्रिया किसे कहते हैं? मूल का अर्थ क्या होता है? मतलब आप समझ रहे हैं, मूल का मतलब क्या होता है कि जो इसका मेन पॉइंट है वो। तो दोस्तों, वो क्या है कि धातुओं में ना या फिर ता प्रत्यय लगाने पर मूल क्रियाएं बनती हैं, जैसे कि चलना, उठना, गाना, सोना। यानी कि ये हमारा क्या है? धातु है। हमने लगाया क्या यहाँ पर? ना लगाया। ये हमारा क्या है? धातु है। लगाया क्या? ना लगाया। तो दोस्तों, ये सारी जो प्रोसेस है ये किस क्रिया के अंतर्गत आती है? तो ये आती है मूल क्रिया। यानी मूल क्रिया जो हमारी है, जो मेन वर्ब है, उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? ना या फिर ता लगाकर, ता प्रत्यय लगाकर यहाँ पर क्या करते हैं? मूल क्रिया को बनाते हैं हिंदी में। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मूल क्रिया समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं यौगिक क्रिया की। तो दोस्तों, यौगिक क्रिया किसे कहते हैं? दोस्तों, ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा आदि में प्रत्यय लगाने से, संज्ञा आदि, दोस्तों ये एक ही में होगा, संज्ञा आदि में प्रत्यय लगाने से बनती हैं यौगिक क्रिया कहलाती हैं। और इनके भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से यौगिक क्रिया जो हमने अभी आपको क्लासिफिकेशन में बताया था। सॉरी। पहला जो हमारा भेद है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। और प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? यदि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे। गाइस, यहाँ पर क्या है कि प्रेरणा का मतलब क्या है कि वो दूसरे को मोटिवेट कर रहा है, दूसरे को प्रेरित कर रहा है, किसके लिए? कार्य करने के लिए। तो दोस्तों, जहाँ पर ऐसा आपको दिखे वहाँ पर आप समझ जाइएगा कि ये जो लाइन है, ये जो हमारा दिया गया सेंटेंस है वो क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया होगा। यदि कर्ता स्वयं कार्य ना करे, यानी कि वो खुद ना करे बल्कि किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे कि अक्सर इसमें देखा जाता है कि वाया प्रत्यय लगाने पर प्रायः प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे कि राम ने मोहन को जगवाया। तो राम ने खुद नहीं जगाया बल्कि राम ने मोहन को किसी और के द्वारा जगवाया, यानी कि क्या हुआ? कार्य कोई और कर रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों, ये था प्रेरणार्थक क्रिया। आइए बात करते हैं आगे संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब ही होता है कोई भी चीज़ वो एक से अधिक होगी। तो दो क्रियाओं के योग से बनने वाली क्रिया जो होगी वो हमारी संयुक्त क्रिया कहलाएगी। और इसके भेद होते हैं 11। और एग्जाम्पल क्या है कि जैसे पहुंच जाना, भेज देना, पढ़ना चाहिए, ये सभी क्या है? इसके
उदाहरण हैं संयुक्त क्रिया के बारे में। आइए अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और क्या है, संज्ञा विशेषण यानी संज्ञा विशेषण में प्रत्यय लगाने पर नाम धातु क्रिया बनती है। संज्ञा या फिर विशेषण में प्रत्यय लगाने पर क्या बनता है, तो नाम धातु क्रिया बनती है। जैसे कि बात, बात से क्या बन गया, बतियाना। हाथ, हाथ से क्या बन गया, हथियाना। उदाहरण के लिए जैसे हम बात करते हैं, एक सेंटेंस देख लेते हैं, यानी कि एक वाक्य देखेंगे। वाक्य में क्या है कि माँ ने मेरे लिए चाय गरमाई। तो किसने गरमाई, माँ ने गरमाई। अब बात करते हैं अनुकरणात्मक क्रिया की। अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है कि वास्तविक ध्वनि अथवा कल्पित ध्वनि में प्रत्यय लगाने पर अनुकरणात्मक क्रिया बनती है। वास्तविक ध्वनि यानी कि जो ध्वनि है वो, या फिर उसके ऐसी ध्वनि जिसकी कल्पना हम करते हैं वो, उसमें प्रत्यय लगाएं तो क्या बनेगा, अनुकरणात्मक क्रिया बनेगी। जैसे खट खट से क्या बन जाता है, खटखटाना। जैसे हमने कहा कि कोई गेट खटखटा रहा है, यानी खटखट से क्या बन गया, खटखटाना बन गया। थप थप से थपथपाना, ये इसका उदाहरण है। अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण भेद के बारे में। अन्य महत्वपूर्ण भेद में क्या है, क्रियाओं के अन्य महत्वपूर्ण भेद, जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। पूर्वकालिक क्रिया होती है, और यह क्या होता है कि एक क्रिया समाप्ति के बाद जब वाक्य में दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। नोट है, क्या है नोट, महत्वपूर्ण जानकारी है। पहले पूर्ण होने वाली क्रिया ही क्या कहलाती है, पूर्वकालिक। यानी जो पहले सब वाक्य में सबसे पहला जो क्रिया पूर्ण होगा वो हमारी क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। जैसे मैंने नहा कर खाना खाया, तो दोस्तों मैंने नहा कर, ये हमारी क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। इसके बाद खाना खाया, मैंने नहा कर खाना खाया। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के पर्पज़ से है, इसलिए आप इसको अच्छे से नोट करके पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं क्रियार्थक संज्ञा। तो दोस्तों क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है, ऐसी क्रिया जो संज्ञा का अर्थ देती हैं क्रियार्थक संज्ञा कहलाती हैं, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, जीरंड कहते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में क्या कहलाती है, क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो टहलना तो हमारा क्या हो गई, क्रिया हो गई, और इसीलिए इसको हम यहाँ पर क्रियार्थक संज्ञा इसे कहते हैं, क्रियार्थक क्रिया यहाँ पर कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा है योजक क्रिया, या फिर इसे सहायक क्रिया भी कहते हैं, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। योजक क्रिया क्या होती हैं, ऐसी क्रियाएं जो वाक्य को पूर्ण करती हैं तथा श्रव्य भावार्थ देती हैं, योजक क्रिया कहलाती हैं। जैसे कि चूड़ी अच्छी, तो चूड़ी अच्छी हम नहीं कह सकते हैं, बल्कि यहाँ कहेंगे चूड़ी अच्छी थी, चूड़ी अच्छी है। तो दोस्तों ये जो हमारा क्या है, ये हमारा योजक क्रिया है। इसकी सहायता से क्या करते हैं, श्रव्य भावार्थ आता है, यानी सुनने में हमें अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। गाइस वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। आइए चलते हैं, बात करते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो दोस्तों कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद मैंने बताया था, पहला है सकर्मक, दूसरा है अकर्मक। सकर्मक में क्या है, कर्म की प्रधानता यहाँ पर होगी, क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ेगा। जैसे कि राम पत्र लिखता है, तो पत्र कौन लिखता है, राम लिखता है। दोस्तों कौन करने पर अगर उत्तर मिल जाए तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, सकर्मक क्रिया लगाएंगे, ये इसकी ट्रिक है। आइए चलते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में जानते हैं। अकर्मक क्रिया क्या होती है, कर्ता की प्रधानता होती है, कर्म की अनुपस्थिति होती है, क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है। जैसे कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो दोस्तों पक्षी कहाँ उड़ते हैं, तो आकाश में उड़ते हैं। यहाँ पर हमें उत्तर मिल रहा है, कहाँ लगाकर हम ये अकर्मक क्रिया को डिसाइड करते हैं। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्रिया है जिसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया कब होगी, जब वाक्य में एक कर्म हो तथा एक सकर्मक क्रिया हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। आइए उदाहरण समझ लेते हैं। एक उदाहरण है सकर्मक क्रिया का, अध्यापक ने कविता सुनाई। तो अध्यापक ने क्या सुनाया, कविता सुनाया, तो ये हमारी क्या हो गई, सकर्मक हो गई। लेकिन अगर हम बात करें अध्यापक ने बच्चों को एक कविता सुनाई, तो दोस्तों यहाँ पर द्वि सकर्मक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक कर्म है और साथ ही साथ एक सकर्मक क्रिया है। तो अध्यापक ने कविता सुनाई, ये तो सकर्मक क्रिया हो गई। किसको सुनाई, बच्चों को सुनाई, यानी कि यहाँ पर द्वि क्रिया यानी कि दो क्रियाएं हैं। अब बात करते हैं अंतिम अनेकार्थक क्रिया। तो दोस्तों अनेकार्थक क्रिया के बारे में क्या है कि ये बहुत सारे अर्थ देते हैं, जैसे कि मैंने खाना खाया, या फिर अगला है
मैंने मार खाया, अगला है मैंने कसम खाई। ये सभी इसके उदाहरण हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेशन जो कि हमारा क्रिया के ऊपर था पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो पर लाइक करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पर हमारी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।